नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव गुप्ता आपका ट्यूटर 360 में स्वागत करता हूं। आज हम अपने पी ब्लॉक्स एलिमेंट के नेक्स्ट लेक्चर पर चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सल्फर की बात करेंगे और उसके एलोट्रोप्स की बात कर रहे होंगे। जब 16th ग्रुप की इंट्रोडक्शन दी थी, वहां पर मैंने बताया था कि सल्फर की एलोट्रोपिक्स फॉर्म होती हैं। अब उन एलोट्रोपिक्स फॉर्म के क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो थोड़ी सी डिटेल में जान रहे होंगे हम। पहले ही बता दूं, वैसे तो हम जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस प्रकार होती है 3s2 3p4। वैसे भी आप जानते हो 16th ग्रुप जो होगा उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4 ही होती है। अब ये थर्ड पीरियड में होता है तो आप 3s2 3p4 लगा सकते हो। 16 है 10 नियन का होता है, तो इस तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट बेसिक बात क्या है, अब हमें इस एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में पढ़ना है कि सल्फर हमारे इस नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा और जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली जब हम एलोट्रोप्स की बात करते हैं, एलोट्रोप्स पहले भी एलोट्रोप्स के बारे में मैं अच्छे से समझा चुका हूं। एलोट्रोप्स जो होते हैं वो होते हैं कहीं ना कहीं कि सेल्फ लिंकेज, है ना, वो खुद ही खुद के साथ किस टाइप में और कितने टाइप्स के बॉन्ड बना सकता है या फिर कितने टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता है, उसको एलोट्रोप्स बोल दिया जाता है। अब अगर बात सल्फर की करें तो सल्फर के हमारे पास तीन तरीके से एलोट्रोप्स बन सकते हैं। तीन तरीके से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ होमोसाइक्लिक चेन्स बन सकती हैं, होमोसाइक्लिक चेन्स। दूसरी अगर मैं बात करूं, होमोसाइक्लिक चेन्स के अंदर कार्बन का नंबर 6 to 20 रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक सल्फर के बारे में मैं बात कर सकता हूं, प्लास्टिक सल्फर। और तीसरी जो होगी वो होगी सल्फर की छोटी यूनिट्स, सल्फर स्मॉल यूनिट्स, जिसमें आप सल्फर को 2 में या 4 में देखोगे, 2 सल्फर होंगे या 4 सल्फर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये होमोसाइक्लिक है। अब वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में जानना, बट इनके जो स्ट्रक्चर है उससे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पुट आउट कर लिया जाता है। विदाउट इसके आप 16th ग्रुप की जो हमने बोला था कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एनोमलस है, वो क्यों एनोमलस है ना, ये भी उन्हीं का ही एक रीजन है। अब ऑक्सीजन को ये अलग कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये सल्फर जो है बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा एलोट्रोप जो था वो सल्फर शो कर रहा था, हमने वहां पर देखा भी था। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले होमोसाइक्लिक चेन्स के बारे में, या फिर 6 to 20 इसमें सल्फर एटम्स रहने वाले हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जब होमोसाइक्लिक चेन्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये जान रहे होते हैं होमोसाइक्लिक चेन्स बेसिकली होमो मींस वन, सेम है ना, तो सल्फर सल्फर आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे। साइक्लिक कहीं ना कहीं एक साइकिल बन रही होगी। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सल्फर की एलोट्रोप बन रही है वो तीन प्रकार से बन सकती है। एक बन सकती है अल्फा सल्फर, दूसरी बन सकती है बीटा सल्फर, तो तीसरी सल्फर को हम यही बोलेंगे एक्सिक साइक्लोसल्फर, साइक्लोसल्फर। इस अल्फा सल्फर को भी मैं और नामों से जानता हूं, जिससे रोम्बिक वर्ड यूज कर सकता हूं, ऑर्थोरोम्बिक वर्ड यूज कर सकता हूं, ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा, रोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक के अलावा ऑक्टाहेड्रल वर्ड यूज कर सकता हूं। ये सारे एक ही हैं, और इनके नाम क्यों दिए गए, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, वो हम जानने भी वाले हैं। रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऐसी शेप्स आप कहां पढ़ने वाले हो, सॉलिड स्टेट +1 केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, है ना, वहां पर इन शेप्स के बारे में बताया जाता है कि हाँ इनके अंदर कुछ साइड्स इक्वल होती है, कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, कुछ साइड्स इक्वल होती है, कुछ एंगल इक्वल होते हैं, कुछ 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, कुछ 120 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो वहां से इन शेप्स के बारे में हम अच्छे से सीख लेंगे। बीटा सल्फर जो है उसको हम मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में जानते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अल्फा सल्फर मतलब क्या, कि ये जो ऑक्टाहेड्रल सल्फर है या फिर रोम्बिक सल्फर है ये क्या होगी। मैं आपको बता दूं हमारे नेचर में सबसे ज्यादा ये मिलने वाली है ना, अल्फा सल्फर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर, इसलिए हम इसको सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं। अल्फा या फिर मोनोक्लिनिक या फिर ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक सल्फर जो होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली है रूम टेम्परेचर के अंदर। इसके अलावा कोई और सल्फर, बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, कोई भी हो, अगर उस टेम्परेचर रेंज तक उसको ले आया जाए तो वो भी इस
सल्फर के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा अल्फा सल्फर प्रेजेंट होने वाली है। तो क्या प्रिपरेशन होगी इसकी, कैसे ये बन सकती है? जो भी हमारे नेचर के अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है, हम बोल देते हैं उसको वी टेक अ सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर, रोल सल्फर। और एक चाइना डिश लेते हैं, एक कटोरी ऐसी चाइना डिश होती है, आपने जब केमिस्ट्री लैब में देखी भी होगी। इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का, और जब कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं तो इसके अंदर से इवेपोरेशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? इवेपोरेशन हो रही होती है। जैसे ही इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन के बाद इस रोल सल्फर के और कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन से हमें एक क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्रिस्टल्स। उन क्रिस्टल्स को ही हम क्या बोलते हैं? तो रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर। प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है? रोल सल्फर लेनी है, चाइना डिश के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डाल देना है, एंड वी अलाउ इट टू इवेपोरेट। और इवेपोरेशन के बाद जो भी हमें एक सॉलिड सा क्रस्ट मिल रहा होगा, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? रोम्बिक सल्फर बोलने वाले हैं। रोम्बिक सल्फर की प्रिपरेशन हमने देख ली है। अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, तो अगर कार्बन डाइसल्फाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मींस अगर ये इसके अंदर सोलुबल है तो ये वाटर के अंदर, नॉन पोलर के अंदर, पोलर के अंदर सोलुबल नहीं होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज insoluble in water but soluble in CS2। ये बात हमने देख भी ली। इसके बावजूद भी अगर दूसरी बात कलर की करूं मैं, कलर, तो इसका कलर डार्क येलो होने वाला है, डार्क येलो। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने वाला है, दैट इज अराउंड 385 केल्विन। 385 केल्विन के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है। चौथी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ना? टू सेटल डाउन द क्रिस्टल्स ऑफ दैट सल्फर इन सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्वेंट, वहां उसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम सल्फर कितना जल्दी सेटल हो रहा होगा, उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है, जो कि इसकी अराउंड 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग होती है। आप यूनिट से भी इन बातों को समझ सकते हैं। दिस इज फॉर वॉल्यूम, दिस इज फॉर ग्राम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से डेंसिटी ही स्टडी की जा रही है। और डेंसिटी में भी हम यही तो चीजें देखते हैं, है ना? तो हमने क्या क्या देखा? हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी जानी, हमने मेल्टिंग पॉइंट जाना 385 केल्विन, कलर देखा इसका डार्क येलो, बट ये सोलुबल नहीं होती है किसके अंदर? CS2 के अंदर सोलुबल होती है, वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होती है। CS2 के अलावा और भी सॉल्यूशन ले सकता हूं मैं, जैसे कि ईथर, अल्कोहल ले सकता हूं, और भी अगर उठाना चाहो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ये सोलुबल होगा। तो इस टाइप के जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनके अंदर ये सोलुबल होगा, बट अदरवाइज ये सोलुबल नहीं होने वाला है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन हमने देख ली थी, दीज आर द प्रॉपर्टीज। आप साथ के साथ नोट्स जरूर बनाते रहें, विदाउट नोट कुछ नहीं है। वीडियो को स्लो फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, आप जानते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार इसके स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर की तरफ मैं चलना चाहूं, तो हम पहले ही बता चुका हूं कि ये S8 कहीं ना कहीं किसमें मिलने वाला है? S8 पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में ये मिलेगा। और या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? S8 रिंग्स, जो कि एक क्राउन की तरह होगी, क्राउन, लाइक दैट। एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, 3 4 5 6 7 और 1 8। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है इसका होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो पार्ट हम कर रहे हैं अल्फा सल्फर का। तो यहाँ पर हमारे रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, या फिर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल रिंग्स होती हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल भी नाम दे दिया जाता है। तो हम इसके बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिसको हमने बीटा सल्फर बोला था, है ना? होमोसाइक्लिक के अंदर ही जो दूसरा पार्ट है, दैट इज बीटा सल्फर। मैं बीटा सल्फर बोल दूं या फिर ऐसा बोल दूं, इसी का नाम मैंने क्या बोला था? मोनोक्लिनिक सल्फर। हम पहले भी ये बात देख चुके हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रोम्बिक सल्फर है। तो अगर मैं रोम्बिक सल्फर को उठा लूं, रोम्बिक सल्फर को
उठा लूं और उस रोम्बिक सल्फर को हीट करा दूं। उस रोम्बिक सल्फर को क्या करा दिया? हीट करा दिया। हीट कराने के बाद जो मेरे पास एक सॉलिड सा क्रस्ट बनेगा, सॉलिड सा क्रस्ट बनेगा, इस क्रस्ट के अंदर मैं कुछ होल्स करूंगा। उस होल्स से लिक्विड तो बाहर आ जाएगा जो कि इस हीटिंग की वजह से डेवलप होगा। लिक्विड कम्स आउट और क्रिस्टल्स ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर अपीयर्स और मोनोक्लिनिक सल्फर के क्रिस्टल आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कौन सी प्रिपरेशन हो रही है बीटा सल्फर की या मोनोक्लिनिक सल्फर की। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर है सेम होने वाला है ऑर्थोरोम्बिक जो हमने सल्फर पढ़ा है उसी की तरह, बट इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। वहां पर क्राउन सीधा था, यहाँ पर क्राउन उल्टा हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ इस टाइप से चीजें देखने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपकी इसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इसकी भी हमें चीजें देख ली हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की अगर बात कर लूं, इसकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं ये वैसी ही स्ट्रक्चर, वैसी ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है जो रोम्बिक सल्फर ने दिखाई थी। तो मतलब ये भी इनसोल्युबल होने वाला है वाटर के अंदर, इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन CS2, बट सोल्युबल इन CS2। अगर मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात कर लूं, वहां पर 385 था, यहां पर बढ़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 393 केल्विन के अराउंड हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात करूं तो वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट जब भी बढ़ता है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होती है। इसकी करीब होगी 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी एक और पॉइंट बड़ा अच्छा है इसके अंदर। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर था, ये वाला जो भी हमने लिया है मोनोक्लिनिक सल्फर, अगर मैं 369 केल्विन पे इसको हीटिंग दे देता हूं, 369 केल्विन पे इसको हीटिंग दे देता हूं, तो ये डायरेक्टली रोम्बिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर। तो आप ये भी देख रहे हो कि इस 369 केल्विन के अंदर ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। सल्फर के दोनों एलोट्रोप्स या फिर दोनों पार्ट्स दैट इज रोम्बिक और मोनोक्लिनिक अगर एक ही समय एक ही टेंपरेचर पर प्रेजेंट हो रहे हैं तो उस टेंपरेचर को या फिर उस स्टेट को मैं क्या बोलता हूं? ट्रांजिशन टेंपरेचर, ट्रांजिशन टेंपरेचर या ट्रांजिशन स्टेट। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एट द टेंपरेचर वेयर मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर अपीयर्स कोएग्जिस्ट, है ना, उसको क्या बोल दिया जाता है? ट्रांजिशन टेंपरेचर बोल दिया जाता है। और वो क्या है? दैट इज 369 केल्विन। तो हमारे पास तीसरा ये भी कंप्लीट हो चुका है ना। अगले पे चलते हैं, दैट इज साइक्लो S6 हमने देखा था, ये तो S8 था। अगर मान लो मैंने शुरू में बताया कि होमोसाइक्लिक के जो स्ट्रक्चर है वो 6 to 20 जाते हैं, तो एक 20 की भी एक रिंग बन सकती है क्राउन टाइप की, है ना। उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, उससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा और ना ही वो जनरली जो है स्टडी की जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर होती है। अच्छा, तीसरी हमने बात की क्या? साइक्लो S6। S6 मतलब क्या? ये इसका सिर्फ स्ट्रक्चर जान लो, इसके अलावा में ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, सल्फर 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 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 सल्फर। एंगल इसके अंदर 102 डिग्री 1.2 डिग्री होता है। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं SS की बात करूं तो अराउंड 205 पिकोमीटर होती है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, वरना लिखने की भी जरूरत नहीं है। बट स्ट्रक्चर ध्यान रख लो कि इसके इस स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास ये तीसरी एलोट्रोप है और होमोसाइक्लिक के अंदर ये आती है। दिस इज आल्सो एन एलोट्रोप ऑफ सल्फर। तो होमोसाइक्लिक सल्फर का हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं किसका? दूसरे पार्ट की हमने बात की थी, दैट इज प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर, इस प्लास्टिक सल्फर को कैटीन सल्फर भी मैं बोलता हूं। रिंग्स होती है इसके अंदर, कैटीन सल्फर। एक और नाम अगर दे दूं तो मैं देता हूं ई सल्फर। इस टाइप से भी मैं इन सल्फर का नाम दे सकता हूं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैसे बनाया जाएगा इसको? अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो अगर मान लो जो मेरे पास सल्फर था, मोल्टन सल्फर, इस मोल्टन सल्फर के अंदर मैं कोल्ड वाटर डाल दूं, कोल्ड वाटर।
कोल्ड वाटर डाला और जो भी कंपाउंड मिला उसको थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दिया, सिर्फ रख दिया। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे प्लास्टिक सल्फर ऑब्टेन हो रही है। वो प्लास्टिक सल्फर कैसी थी, कुछ रबर टाइप मास था, रबर टाइप मास। तो इस तरीके से आपकी प्लास्टिक सल्फर बनाई जाती है। कहां से बनाई जाती है? मोल्टन सल्फर से, जो कि एक्चुअली में क्या है, वही मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बिक सल्फर ही है। तो उसी की हेल्प से कोल्ड वाटर में डालेंगे, कुछ एक रबर टाइप मास मिलेगा थोड़ी देर में रखने के बाद, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, प्लास्टिक सल्फर बोलने वाले हैं। वहां पर क्रिस्टल्स बन रहे थे, नीडल्स बन रही थी। यहाँ पर कुछ इलास्टिक कंपाउंड बन रहा है, रबर बन रही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये लिखने वाले हैं, प्रॉपर सॉलिड स्टेट के अंदर, प्लस वन केमिस्ट्री के अंदर भी हम क्रिस्टलिन और अमोर्फस फॉर्म के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी? इट इज एन अमोर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर, अमोर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर। इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं होगा। आपको सिर्फ केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश में लिखा हो हिंदी में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, और क्या बात करूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर सकता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो होगी, वो होगी इसकी अराउंड 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो दोस्तों, इसको मैंने कैसे बनाया, कूल करके बनाया ना, तो इसको मैं एक और नाम से जानता हूं, दैट इज व्हाट, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब कि प्लास्टिक सल्फर को अगर मैं एक रैपिड कूलिंग के अंदर रख दूं तो डायरेक्टली दूसरे मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, एक रैपिड टेंपरेचर पर, एक रैपिड कूलिंग पर अगर अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इस तरीके से भी आप समझ चुके होंगे। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, प्रिपरेशन देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली हैं, स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो जिगजैग स्ट्रक्चर होगा, जिगजैग स्ट्रक्चर। जिगजैग स्ट्रक्चर माने कि आप कैसे भी बना सकते हो, है ना। जिगजैग पाथ हमने पहले भी पढ़ी है, सल्फर 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 सल्फर, कितने भी सल्फर जोड़ सकते हो, है ना। नंबर ऑफ रिंग जो है वो 20 से ज्यादा भी हो सकती हैं, अबाउट 20 भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। हर एक सल्फर के पास दो दो लोन पेयर भी हैं, आप जानते हो 16 ग्रुप वालों के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और दो ही वो बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल रहें, नोबल गैस अचीव करें। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी समझा जा सकता है। थर्ड हमारे पास जो फॉर्म थी, थर्ड एलोट्रोप जो था सल्फर का, वो कौन सा था, दैट इज व्हाट, दैट इज शॉर्ट रिंग्स, है ना, या फिर S2, है ना। क्या था, स्मॉल नंबर्स, स्मॉल नंबर सल्फर, जो कि हम बात कर रहा था S2 और S4 की, है ना। ज्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं हुई, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी जो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 393 केल्विन, है ना। तो इसकी तो संभावना है ही नहीं हमारे पास होने की। अगर ये प्रेजेंट होगा तो कहीं ना कहीं बहुत हाई टेम्परेचर पर होगा, हाई टेम्परेचर विच इज अराउंड 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पर कुछ पार्ट्स इसके मिल सकते हैं, है ना, लाइक ये सल्फर। और इसके भी क्या होंगे, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा। पहले वाला किसमें मिल रहा था, क्रिस्टलिन सॉलिड फॉर्म में, दूसरे वाला अमोर्फस सॉलिड फॉर्म में। बट ये कैसे मिलने वाले हैं, ये कैसे मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले हैं आपके वेपर स्टेट में। अब 1000 केल्विन पर जाते जाते तो वैसे ही सारी की सारी चीजें, मोस्टली चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। तो ये कैसे मिलने वाले हैं, वेपर फॉर्म, इन वेपर फॉर्म। बट ये बात सच है, जिस तरीके से O2 पैरामैग्नेटिक था, O2 पैरामैग्नेटिक था, वैसे ही ये S2 भी क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक होने वाला है। मींस ये मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा। सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर जो भी अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नथिंग एल्स।